हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अपने सरप्राइज का। तो चलिए आज के सरप्राइज को रिवील करते हैं, जो कि उन बच्चों के लिए है जो मुझे पर डे मैसेजेस करते हैं कि मैम आप कहाँ चले गए हो, सीयूटी की क्लासेस कब से शुरू होंगी, सीयूटी की प्रिपरेशन करनी कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्रीकल्चर में बहुत डर लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं, उन सारे बच्चों के लिए आज वन सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ कि बहुत जल्द एग्री लर्नर 24 के यूट्यूब चैनल के अंदर क्या स्टार्ट हो, ऊपर आपकी क्या स्टार्ट होने वाली है, एग्रीकल्चर डोमेन एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर हम प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए, इसलिए आपके लिए दिवाली के इस पावन पर्व पर आप सभी के लिए जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो यही था कि आप सभी की यूसीयूटी की क्लासेस अब रन करेंगे यूट्यूब के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है, बस आपको डेली आना है और अपनी क्लासेस को अच्छे से अटेंड करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। और ये क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए अच्छी होगी जो एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्लास आपकी सीयूटी यूजी के लिए एग्रीकल्चर के अंदर और सीयूटी पीजी के लिए एग्रीकल्चर के अंदर बेस्ट होगी। हम दोनों के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या है आपके लिए। आगे है कि टारगेट सीयूटी 2025। इसमें हमने टारगेट किसको कर रखा है, डोमेन एग्रीकल्चर को। तो जो भी डोमेन एग्रीकल्चर के अंदर सिलेबस है, हम वो सारे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने यूजी के सिलेबस को। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, सीयूटी यूजी का सिलेबस है एग्रीकल्चर के अंदर। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीयूटी यूजी के अंदर एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो आपका यूनिट फर्स्ट है बेटा, उसके अंदर नाम लिखा गया है कि एग्रोमेट्रोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। कृषि मौसम विज्ञान आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमको और आपको दोनों को पता है कि किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें प्रॉपर मौसम की जरूरत होती है। मतलब उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, वहां का वेजिटेशन कैसा है, वहां पे किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, ये सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो उसी के हिसाब से हमें पढ़ना भी क्या है, क्योंकि हम जैसे जो आपके 12th पास आउट बच्चे हैं ना, वो क्या करें, अभी जस्ट एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो उनका सिलेबस भी उसी अकॉर्डिंग बनाया गया। उतना ही इंटरेस्टिंग है कि वो बेसिक से एक के बाद एक चीजों को जान सके। जैसे सबसे पहले उनको बताया जाएगा कि कृषि के अंदर मौसम की क्या भूमिका है। तो इसलिए आपको क्या पढ़ना है, एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एग्रोमेट्रोलॉजी, जिसके अंदर क्या आता है, जिसे क्या बोलते हैं, कृषि मौसम विज्ञान बोलते हैं। फिर आपको बोला गया कि आपने मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, अब बताओ कि किसका किससे क्रॉस हुआ, तब कौन सा पौधा बना, या किसमें कौन सी प्लांट ब्रीडिंग हुई, पादप प्रजनन कराया गया, ये कौन सी वैरायटी है, किससे डेवलप हुई है। जब आपको ये सारी चीजें जाननी थी तो उन्होंने क्या कहा, अब भाई आओ क्या पढ़ो, जेनेटिक्स पढ़ो और पादप प्रजनन पढ़ो, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ो। तो इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक क्या रख दिया, प्लांट ब्रीडिंग रख दिया, जेनेटिक्स रख दिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि अब हम पढ़ेंगे जैव रसायन, कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे रिएक्ट कर रही हैं, प्लांट के अंदर कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, प्लांट और सूक्ष्म जीवों में क्या रिएक्शन हो रहे हैं, कैसे कार्य चल रहे हैं। अब हमें इन सारी चीजों को पढ़ना है। प्लांट का पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एवपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, वर्नेलाइजेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। तो उन्होंने क्या कहा, आइए भाई आप पढ़िए क्या, जैव रसायन। क्या पढ़ाइए, पढ़िए जैव रसायन पढ़िए। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पौधों के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका होता है, सूक्ष्म जीवों का होता है। अगर हम किसी सॉइल को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तो किसके बिहाफ पे लिविंग बोलेंगे। जैसे अर्थ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लैनेट है। क्यों लिविंग प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीवित मनुष्य रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, तो इसको क्या बना रहे हैं, जीवित बना रहे हैं। उसी प्रकार मृदा के अंदर क्या होते हैं, जीवित सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो कि सॉइल को क्या बनाते हैं, जीवित बनाते हैं। तो हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जिसे हम किसके अंदर रखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर रखेंगे। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं कि हमें एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर, कृषि मौसम विज्ञान के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी होगी। साधारण भाषा में जानते हैं, सिंपली आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर, कि वेदर के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
वेदर के लिए कौन कौन से आपके तत्व जो है इंपॉर्टेंट होंगे। वेदर का मतलब क्या हो गया, मौसम। वेदर का मतलब क्या हो गया, मौसम। क्लाइमेट का मतलब हो जाएगा आपका जलवायु। कह रहा कौन कौन से एलिमेंट चाहिए होंगे। रेनफॉल क्या होती है, कैसे होती है, कितनी इंटेंसिटी की होगी, वो हमारे क्रॉप के लिए अच्छी होगी। तापमान कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, आर्द्रता कितनी होगी हमारी फसल के लिए, विंड कितनी तेजी से चल रही है। सनशाइन वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है कि मतलब आपके फसल उत्पादन के लिए वेदर फोरकास्टिंग क्या होनी चाहिए। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना कैसे, जैसे आप जब अपने मोबाइल में चेक करते हो, पापा बोलते हैं कि चेक करो कल बारिश होगी या नहीं होगी, मम्मी बोलती है घर पे गेहूं धुलना है, छत पे फैलाना, देखो कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो आप क्या करते हो, फटाफट मोबाइल खोलते हो और देखते हो कितने दिनों में कितने दिनों में कहाँ कहाँ कितने टाइम पे बारिश होगी। आप फोन से देख करके पता करके मम्मी को बता देते हो। तो ये क्या किया आपने, एक पूर्वानुमान लगाया गया था, उसके बारे में आपने पता किया। जरूरी नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी, लेकिन हाँ एक अनुमान था कि इतने से इतने के बीच में इतने इंटेंसिटी की रेनफॉल होगी। तो इसे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे बोलेंगे वेदर फोरकास्टिंग। क्या बोलेंगे, वेदर फोरकास्टिंग बोलेंगे। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन क्या हो रहा है, और रिलेशनशिप इन क्रॉप प्रोडक्शन, और इन सब का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है फसल उत्पादन से, ये भी चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने नेक्स्ट कहा कि इसके साथ साथ हम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कोशिका क्या होती है, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होगी, उसके बाद सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका का विभाजन कैसे हो रहा है, ये पढ़ेंगे। और ये माइटोसिस और मेयोसिस रिएक्शन क्या होता है, माइटोसिस और मेयोसिस प्रोसेस क्या होती है, इनके द्वारा कैसे प्लांट के अंदर सेल्स बनते हैं, कैसे न्यू प्लांट जनरेट होते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो आपके जेनेटिक मटेरियल है उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, मेंडल्स लॉ क्या है, उन्होंने किस प्रकार से पी पे रिसर्च किया है, और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल, मेंडल के सक्सेस होने का क्या रीजन था, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, एब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अंदर लिंकेज की एब्सेंस क्यों थी, मतलब लिंकेज वहां पे क्यों नहीं था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। संख्यात्मक आपका जो आनुवांशिकता है वो क्या होती है, और गुणात्मक आनुवांशिकता क्या होती है, दोनों चीजों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरियस इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो कंटिन्यूअसली या डिसकंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है जेनेटिक के कारण, वो किस प्रकार आ रहा है, इसको भी हम साथ साथ अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपका किसका सिलेबस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। कुछ पॉइंट्स और है जो आपके प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आते हैं, आइए देखते हैं क्या है। मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, मोनोजेनिक किसे बोलेंगे और पॉलीजेनिक किसे बोलेंगे। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन के अंदर अनुवांशिकता किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रही है, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्या होती है और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्या होती है। साथ ही साथ मेथड ऑफ ब्रीडिंग, हमें क्या पढ़ना है, ब्रीडिंग के मेथड पढ़ने हैं, किस प्रकार से ब्रीडिंग के मेथड को चुन के नई क्रॉप को डेवलप किया गया है उसको पढ़ना है। साथ ही साथ सिलेक्शन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी, टिश्यू एंड सेल कल्चर क्या होता है, इन सारी चीजों को पढ़ना है। एट द लास्ट हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पे जाएंगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी नई तकनीकों का यूज किया जा रहा है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके स्कोप को भी पढ़ेंगे। ये तो बात हो गई किसकी, ये हो गया आपका जनरल एग्रीकल्चर। जैसे कि आप अगर देखते होंगे एग्रोमेट्रोलॉजी छोड़ करके जो भी बच्चे हमारे बायोलॉजी फील्ड से आ रहे होंगे, वो सारे बच्चे ये टॉपिक को कवर करके आए होंगे। जिन्होंने अभी बोर्ड दिया होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सारा टॉपिक आपके 12th क्लास की बुक का सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जब हम अपने एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पीएच और बफर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे कि पीएच क्या होता है, बफर क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है। उसके साथ साथ प्रोटीन क्या होती है, लिपिड क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं और एंजाइम क्या होते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। जब हम आएंगे माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों
पर। तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ गए, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स, प्रोटोजोआ, वायरसेस, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रेस्पिरेशन, श्वसन के अंदर क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया के अंदर क्या रोल है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में, मतलब कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं सूक्ष्म जीव। ये सारी चीजों को हम कहाँ पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड आपका जो यूनिट होगा वो किसका होगा, पशुधन का होगा। किसका होगा, पशुधन का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। किसको पढ़ेंगे, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले आप क्या देखोगे, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, कि पशुधन का क्या स्कोप है और क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसे क्यों कर रहे हैं, इसको देखेंगे। साथ ही साथ क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कह रहा है कृषि और उद्योग में पशुधन का महत्व, भारत में श्वेत क्रांति क्या हुआ था, कब हुआ था, डाटा क्या होंगे, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में दुग्ध क्रांति जो हुई थी, सफेद क्रांति जो हुई थी, वो कब हुई थी, किसने की थी, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स इन इंडिया एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ काउ, ये भी पढ़ेंगे कौन कौन सी ब्रीड्स है इंडिया में के अंदर, और एक्सोटिक ब्रीड्स कौन कौन सी है, काउ की और बफेलो की और पोल्ट्री की। इन सारी चीजों को हम किसके अंदर पढ़ेंगे, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस के अंदर पढ़ेंगे। एक मिनट वेट कर, एक मिनट रुकते हैं। नेक्स्ट है आपका केयर एंड मैनेजमेंट, कि जो पशुधन हमने अपने पास रखे हैं उनका केयर कैसे कर सकते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो कह रहा है सिस्टम्स ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस। क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या होंगी, इन सारी चीजों को पढ़ना है। बैलेंस राशन क्या होता है और उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सामग्री आती है, इनको भी पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ काल्व्स, जो आपके बछड़े हैं या बच्चियां हैं उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बुलॉक्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रेग्नेंट काउ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और दुधारू पशुओं का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ आपकी जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, पोल्ट्री का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और उनमें क्या है, हाँ, पोल्ट्री में मैनेजमेंट लेयर का कैसे होता है, ब्रॉयलर का कैसे होता है, ये सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसके अंदर आप देखोगे कि साइन क्या है, मतलब जो बीमारी है, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि साइन ऑफ सिक एनिमल, अगर एनिमल बीमार होता है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम ऑफ कॉमन डिजीज इन कैटल, कैटल के अंदर कौन कौन सी डिजीज होती है, कौन कौन से वायरल डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी, सारी चीजों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको डिजीज भी दी गई है कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। अगर ना दी होती बच्चा तो बहुत सारे डिजीज थे आपको पढ़ने के लिए, ये दे करके इन्होंने आपके सिलेबस को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। कह रहा है कैटल एंड पोल्ट्री, रिंडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, फुट एंड माउथ मास्टाइटिस, हेमोमॉर्फिक सेमिया और कोसिडियोसिस नाम के ये सारी बीमारियों को आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, आपकी मुर्गियों के अंदर जो बीमारी होती है जैसे कि फाउल पॉक्स हो गया, रानीखेत डिजीज हो गए, इनका भी प्रिवेंशन और कंट्रोल आपको पढ़ना होगा। ये क्या हो गया आपका, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का आपका सिलेबस हो गया। किसका हो गया, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का। इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर इस टॉपिक की बात करें तो हर बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो 5 नंबर का एक पैराग्राफ ही आपको दे देगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, आपसे पूछेगा। अगर हम बात करें सीयूटी एग्जाम की तो आप सभी को पता है सीयूटी एग्जाम के अंदर आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते, 200 नंबर के होते हैं। आपके प्रत्येक गलत आंसर पे क्या होता है, 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है और ये आपके 200 नंबर के ओवरऑल पेपर होते हैं। ठीक, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान हम जानवरों का कैसे कराते हैं, इन सारी चीजों को इसके अंदर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, मतलब दूध कैसे बनता है, दही कैसे बनता है, खोआ कैसे बनता है, छेना कैसे बनता है, चिटर कैसे बनता है, और आपकी क्या हो गई वो बंगाल में बहुत फेमस है, क्या बोलते हैं, मिष्टी दोई कैसे बनती है, और एक और है रसगुल्ला कैसे बनता है। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल बहुत थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर, हमें पूरा रसगुल्ला नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं,
नेक्स्ट कह रहा है क्रॉप प्रोडक्शन। पूरे सिलेबस का, होल सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन है। और सबसे ज्यादा मार्क्स, अगर हम कह सके मार्क्स में, तो सबसे ज्यादा मार्क्स का जो पेपर में पूछा जाता है वो आपका कौन सा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन होगा। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन से आते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कह रहा है आजादी के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धि दौरान इसके भविष्य का अनुमान। मतलब जब आपका देश आजाद हुआ था उस समय पे आपके यहाँ कितना भोजन था, और देश के आजाद होने के कुछ साल बाद देश में कितना ज्यादा भोजन था, भोजन का मतलब कितने मात्रा में फूड ग्रेन्स प्रेजेंट थे, इन सभी को डाटा को आपको पढ़ना होगा। और साथ साथ भविष्य में, मतलब फ्यूचर में, बाद में, आज के समय पे क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ कैसे कैसे चीजें कमर्शलाइज हो गई। आज हम भारत के जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, ये क्या बन चुके हैं, एक बहुत ही अच्छी कंट्री बन चुके हैं कि हम अपने घर का भोजन बनाने के बाद दूसरों के घर के लिए भी भोजन बचा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आज के समय पे हमारे पास इतना अनाज उपलब्ध है कि हम अपने पास रख करके इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम दूध को अपने पास रख करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हम आज एक स्टेबल कंट्री के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये सारी चीजें कैसे हुई, क्या इसके अंदर क्रांति आई है, किस कह सकते हैं किस रीजन से या किस तरीके से हम आज एक कॉमर्शलाइज नेशन हो गए हैं कि हमारे पास सारी चीजें अच्छी मात्रा में उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उपयोग, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी। कह रहा है यूटिलिटी के आधार पर, आपकी आवश्यकताओं के आधार पर फूड ग्रेन्स जो अनाज है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है ये आपको पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी। नेक्स्ट आपको क्या बोलता है कि सॉइल क्या होती है। सॉइल साइंस का भी बहुत छोटा सा टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि सॉइल क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, साथ ही साथ सॉइल के अंदर मैन्योर कौन से यूज होते हैं, फर्टिलाइजर क्या है, बायो फर्टिलाइजर क्या है, ये सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ कंपोस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो सॉइल का पीएच, सॉइल के टेक्सचर मतलब जिसे हम कणाकार बोलते हैं, सॉइल की संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। साथ ही साथ सॉइल में उपस्थित जीवाश्म की बात करेंगे। सॉइल टिल्थ क्या होता है, सॉइल टिलेज क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बोलते हैं। हमें और आपको खाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। सेम उसी प्रकार से पौधों को भी किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो उनके भोजन के कितने प्रकार है, मतलब कितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। फंक्शन क्या क्या है, उसकी डेफिशिएंसी, सिम्टम्स कैसे कैसे शो होते हैं, इन चीजों को भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा कि पूरे भारत के अंदर कितनी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और साथ ही साथ उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको भी हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं, मतलब आपकी जैविक खाद क्या होती है, जैसे कि हम बात करें FYM की, वर्मी कंपोस्ट की, तो सब सारी चीजें क्या होती हैं, जैविक खाद होती हैं। तो ये क्या होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं कॉमन फर्टिलाइजर क्या होते हैं। उसके बाद इंक्लूडिंग स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। बेटा ये सब फर्टिलाइजर के आपके टाइप हैं, ये हम फर्टिलाइजर जब उर्वरक चैप्टर पढ़ेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ बोलता है बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट प्लांट सिस्टम, मतलब हम बात करें INM या IPNM की बात करें तो ये कैसे होता है, मतलब इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, इस चीज को भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो किसकी बात हो गई, क्रॉप प्रोडक्शन की। अभी बात खत्म नहीं होती, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट आपका क्या आता है, इरिगेशन और ड्रेनेज, कि हम किस प्रकार से सिंचाई करेंगे, सिंचाई की कौन सी विधियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने खेत के अंदर जल निकासी की व्यवस्था कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल कैसे करना है इरिगेशन को, और किस प्लांट की कौन सी क्रिटिकल स्टेज है। क्रिटिकल स्टेज का मतलब कि कौन से प्लांट को किस खेत के अंदर किस स्टेज पे हमें पानी देना है, सबसे ज्यादा जरूरी है पानी देना, उस चीज को भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कौन सी फसल कितना पानी लेती है, इसको भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, जल संभर प्रबंधन क्या होता है, इसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वीड कंट्रोल की बात करते हैं।
खरपतवार के अंदर यहाँ पे सफिशिएंट सिलेबस आपका मौजूद है, कह सकते हैं पूरा का पूरा खरपतवार यहाँ मौजूद है। इतना ही टोटल खरपतवार के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं और हम यहाँ पे भी वही सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वीट कंट्रोल, मेथड ऑफ वीट कंट्रोल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप्स की। तो क्रॉप्स के अंदर आप क्या करते हो, जो आप क्रॉप्स के अंदर क्रियाएं करते हो, जब फसल लगाने जाते हो जो भी क्रिया आप खेतों के अंदर करते हो उन क्रियाओं के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें सीड बेड प्रिपरेशन, पहले तो हमें क्या बनाना होगा, बीज की जो शया है उसकी तैयारी करनी होगी। साथ ही साथ सीड का ट्रीटमेंट करना होगा। टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग प्लांट, कि कब कौन सी प्लांट को हम शो कर सकते हैं, शोइंग कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, उसको देखना होगा। सीड रेट क्या होगा, मेथड एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्या होगा, एरिगेशन क्या होगा, इंटरकल्चर और वीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कॉमन पेस्ट एंड डिजीज। देखो बच्चा यहाँ पे क्या है, इतनी चीजें तो उन्होंने जब बताई तो ये क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसी के अंदर एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को भी ऐड कर दिया। कैसे, इन्होंने कहा कि साथ साथ आपको सब कुछ तो पढ़ना है, लेकिन उसमें आपको ये भी पढ़ना है कि कौन सा इंसेक्ट लग रहा है और कौन सी डिजीज कॉज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये बच्चों की ना, ये सिलेबस तो आपको कह दिया कि सिर्फ 4 यूनिट है, लेकिन ये 4 यूनिट ना होकर के पूरा एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका डिजीज कौन कौन सी होंगी ये पढ़ना है, और पेस्ट कौन कौन से होंगे ये पढ़ना है। कौन सी डिजीज किसके कारण हो रही है, फंजाई के कारण, बैक्टीरिया के कारण, और कैसे इसका कंट्रोल होना है, ये सारी चीजें पढ़नी होगी। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ना होगा कि हम पेस्ट को किस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं, एकत्रित करके मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये पढ़ना होगा। साथ ही साथ हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी आपको पूरी पढ़नी है कि फसल लगाने के बाद हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या प्रयोग करते हैं, स्टोरेज कैसे करेंगे, उसके बाद इसको मार्केट के अंदर कैसे लेके जाएंगे। और फील्ड क्रॉप की बात करता है कि आपको कुछ फील्ड क्रॉप्स भी पढ़नी होंगी। फील्ड क्रॉप के अंदर पहली कौन सी है आपकी, राइस है, दूसरी व्हीट है, तीसरी मेज, सोरघम, पर्ल मिलेट, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, पिगन पी, ग्राम, और उसके साथ साथ क्या है, गन्ना, कपास और बरसीम। ग्राम, गन्ना, कपास और बरसीम, इन सभी क्रॉप्स को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक बार हाँ बोल दीजिए कि मैम हाँ, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। ये जो बुलेट की ट्रेन चली है ना अभी इतनी स्पीड में, वो इसलिए चली है कि मैं बहुत कम समय में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीटली बता सकूं और आपके मन में एक सिलेबस का स्ट्रक्चर बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत स्लो टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चे उसे कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब टीचर की स्पीड थोड़ी तेज हो तो बच्चे अपने आप को थोड़ा और शार्प बनाने की कोशिश करते हैं कि उस चीज का स्ट्रक्चर उनके माइंड में क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो आपके माइंड में भी क्या होना है, इस स्ट्रक्चर का फिट होना है कि हमें होल सिलेबस के अंदर एक मोटा मोटा क्या क्या चीजों को पढ़ना है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, क्रॉप्स की बात हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं किसके अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, जो कि मेरा वन ऑफ मोस्ट ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, बागवानी के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होगा कि किस प्रकार से हम, अगर हमें किसी बाग को लगाना है तो किस प्रकार से उस बाग का चयन करना होगा हमें, मतलब चयन में क्या, उसकी जमीन कैसी होगी, सड़क से उसकी दूरी कितनी होगी, किस चीज का हम बाग लगाएंगे, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होगा, कौन सा इरिगेशन मेथड हम यूज करेंगे, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, हॉर्टिकल्चर या बागवानी के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड ह्यूमन डाइट, कि आप जो भोजन लेते हो, आप जो डाइट लेते हो उसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स का क्या महत्व है, कितना आपको पर डे वेजिटेबल या फ्रूट्स को कंज्यूम करना चाहिए, या किस प्रकार से वो आपकी सेहत के लिए यूजफुल होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिटी एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन जो हो रहा है, अलग अलग चीजें वो क्या क्या होंगी, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हुआ, जैम बनना, जेली बनना, मार्मलेट बनना, मुरब्बा बनना, कैंडी बनना, स्क्वैश बनना, मार्मलेट बनना, ये सारी चीजें क्या है, किसी प्रॉपर इंडस्ट्री के थ्रू बनाई जाती हैं। टोमेटो केचप आप घर पे तो बना के खाते नहीं हो, बहुत से पेरेंट्स बनाते हैं, जिनको आता है वो बनाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, किसान का केचप, किसान का जैम, या अमूल का केचप, अमूल का जैम, तो क्या करते हैं वो वही कंज्यूम करते हैं। तो उसको बनाने में क्या क्या चीजें लगी, कितने कह सकते हैं उसमें किस तरह से वो बनाए जाते हैं, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे पढ़ोगे। साथ ही साथ क्या पढ़ोगे, ऑर्चार्ड क्या होते हैं, बाग क्या होते हैं, बाग का सिलेक्शन कैसे करना है और लोकेशन क्या रखनी है ये पढ़ोगे। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग मतलब सजावटी बागवानी क्या होती है, साथ ही साथ किचन गार्डनिंग क्या होती है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। प्लांटिंग सिस्टम क्या है, मतलब कौन सा सिस्टम आप फॉलो करोगे प्लांट लगाने के लिए, ट्रेनिंग क्या होती है,
प्रूनिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉस्ट एंड सनबर्न, कैसे हम अपनी फसल को, अपने बाग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सनबर्न से, सूरज के जलने से, रोशनी से, और किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉस्ट से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपको यहाँ पे और भी कुछ पढ़ना होगा, जैसे कि ट्रीज क्या होती हैं, श्रब्स किसे बोलते हैं, क्लिम्बर्स किसे बोलते हैं, एनुअल पेरिएनियल प्लांट क्या होते हैं, इन सभी की डेफिनेशंस आपको याद करनी होंगी, साथ ही साथ एग्जाम्पल पढ़ने होंगे इन सभी के, और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना होगा, प्रोपगेशन ऑफ सीड, सीड का प्रोपगेशन कैसे करते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, बडिंग कैसे करते हैं, लेयरिंग कैसे करते हैं, और ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या क्या होंगी, प्रोसेसिंग और मार्केट तक ले जाने के लिए आपको कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, इन सभी के बारे में पढ़ना है। लास्ट में आपको कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं, फ्रूट्स, जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि मैंगो के बारे में आपको पढ़ना है, मैग्नीफेरा इंडिका के बारे में, पपाया का क्या साइंटिफिक, कैरिका पपाया के बारे में, बनाना बनाना का मैं साइंटिफिक नेम भूल गई, मूसा, ओके अभी याद आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। गुआवा, पीसीडीएम, गुआवा जावा, सिट्रस में तो आपके काफी सारे आ जाते हैं। ग्रैप्स का विनीफेरा वेक्टिफेरा, ठीक है, विनीस वेक्टिफेरा आपका हो जाएगा, विटिवेनिफेरा ग्रैप्स का, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप्स को आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कुछ वेजिटेबल्स को भी आपको पढ़ना होगा, जैसे कि कौन सा है, रेडिश हो गया आपका, मूली, कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, क्लानीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनच और कैबेज के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको फ्लावर भी पढ़ने होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लैडियोलस, क्राइजेंथेमम और आपका मैरीगोल्ड। सबसे ज्यादा प्रश्न अब तक ग्लैडियोलस, क्राइजेंथेमम और मैरीगोल्ड से पूछे गए हैं। हो सकता है पेपर अपना पैटर्न चेंज करे और कन्ना और रोज को भी बुला ले, तो हो सकता है इन दोनों से भी प्रश्न आ जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, हम किस प्रकार से वेजिटेबल या फ्रूट को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे घर में क्या होता है, हम लोग अचार बनाते हैं, या फिर कभी कभी घर पे देखो मम्मी क्या करती है, गोभी जो आपकी ठंड में आती है उसको सूखा करके उसको रख लेती है, गर्मियों में उसको भिगो करके उसकी वेजिटेबल बना देती है, सब्जी बना देती है। तो ऐसी प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं, ये मटर को हम प्रिजर्व करके कैसे रखते हैं जब हम उसको ऑफ सीजन के अंदर भी खाते हैं, ये सारी क्रियाएं कैसे की जाएंगी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, जेली का प्रिपरेशन कैसे होता है, जैम का प्रिपरेशन कैसे होता है, केचप का प्रिपरेशन कैसे होता है, साथ ही साथ चिप्स कैसे बनती है और इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, तैयारी कैसे करते हैं इसको मार्केट के अंदर लाने की, ये सारी चीजों को आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, ये जो लास्ट मैंने डाला है ये आपका सीओटी पेपर एनालिसिस है 2022 का, ठीक है। इस 2022 के आधार पे आप देख सकते हैं, मैं 2024 का जिस दिन क्लास ऐड करूंगी उस दिन करवा दूंगी। 2022 की बात करें तो एग्रोमेट्रोलॉजी और जेनेटिक्स के अंदर 24 को जो पेपर हुआ था उसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 को जो पेपर हुआ था उसमें 11 क्वेश्चन, 1 पैसेज मतलब 5 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के 15 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपका क्या 16 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपके 7 प्रश्न पूछे गए थे और 1 पैसेज 5 वाली डेट में पूछा गया था, और जो बाकी के डेट पे एग्जाम्स हुए थे वहां पे क्या पूछा गया था, 13 प्रश्न पूछा गया था, किससे, एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से, साथ ही साथ 1 पैसेज पूछा गया था। 17 को जो एग्जाम हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का ऐसा इसका अपना क्राइटेरिया बना है। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर 8 क्वेश्चन, 2 पैसेजेस पूछे गए, 14 क्वेश्चन पूछे गए, 13 क्वेश्चन पूछे गए, 15 प्लस 1 पैसेज मतलब 20 क्वेश्चन पूछे गए, और 9 प्लस 1 पैसेज मतलब यहाँ पे आपके 14 प्रश्न पूछे गए। तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर से 9 प्रश्न, 10 प्रश्न, 8 और 11 प्लस 1 पैसेज के प्रश्न 2022 के अंदर पूछे गए हैं। मतलब आप देख सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर आपके तीनों आ रहे हैं। अगर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से बात करते इससे आपके कभी कभार क्वेश्चन कम और ज्यादा हो जाते हैं, बाकी प्रश्न आपके मैक्सिमम सारी चीजों से पूछे जाते हैं। ये तो हो गया आपका 2022 का डाटा। 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में कम से कम 8 से 9 प्रश्न, 9 से 10 प्रश्न आपकी क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर पूछे गए थे, और उसके बाद आपके एग्रोमेट्रोलॉजी के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। सिर्फ एग्रोमेट्रोलॉजी का बोल रही हूँ बेटा, बाकी चीजों का नहीं बोल रही हूँ, मतलब उसमें जो इंक्लूडेड चीजें उनका नहीं बता रही हूँ। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसमें आपका 2021 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था 2024 के अंदर, उसमें
13 क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर के पूछे गए थे, प्लस 1 पैसेज था प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से रेलिवेंट, और साथ ही साथ क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो भी आपको सोर्स अभी दिख रहे हैं मैक्सिमम इतने ही थे, मतलब 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो गए हैं, बाकी इतना ही डाटा, इतना ही मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस एग्जाम के अंदर भी पूछे गए थे 2024 के अंदर। तो इसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे जब अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आपको मैंने जो कुछ भी बताया है कि CUT UG का जो सिलेबस होगा डोमेन एग्रीकल्चर के अंदर, वो आपका क्या होगा, यही रहने वाला है। तो आई होप आपको डोमेन एग्रीकल्चर के लिए अब थोड़ा सा अंदाजा लग चुका है कि आपको किस प्रकार से डोमेन एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करनी है। बाकी मैं आपको बता दूं, CUT के अंदर सिर्फ डोमेन एग्रीकल्चर ही नहीं होता है, इसके अंदर बायोलॉजी भी होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, और आपके जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब आपका इंग्लिश हिंदी एक लैंग्वेज होता है, और इंग्लिश हिंदी जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो होगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज GS और GK भी मांगती हैं, जैसे BHU के अंदर GS GK नहीं मांगा जाता है। उसके अंदर आपके 3 डोमेन होते हैं, एक क्या हो गया आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। साथ ही साथ आपको एक लैंग्वेज चूज करना होता है, किसके अंदर, CUT UG के अंदर। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। अगर आप PG के स्टूडेंट होंगे तो वहां पे आपका डोमेन एग्रीकल्चर आपका एक सब्जेक्ट के रूप में होगा, जहां पे आपको ओवरऑल चीजें सिर्फ एग्रीकल्चर से रेलेवेंट पूछी जाएंगी, और 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट GK GS के भी पूछे जाते हैं। इतनी बातों को आपको याद रखना है डोमेन एग्रीकल्चर की, अगर हम बात करें UG के लिए और PG के लिए तब। ठीक है, अब जल्दी से आपको करना क्या है, ये क्लासेस आपकी जो स्टार्ट होंगी वो आपकी लगभग 15 नवंबर से मैं स्टार्ट करूंगी। 15 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं CUT UG की। और उससे पहले मैं आपको 2-3 बार, अभी मतलब मैंने आज ये UG का सिलेबस डिस्कस किया है, उसके बाद हम PG का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और एक बार UP कैटेट का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। UP कैटेट का सिलेबस हम PG लेवल पे डिस्कस करेंगे, नॉट BSc लेवल। BSc लेवल पे कोई भी आपका जो UP कैटेट है उसको प्रिपरेशन के लिए नहीं मानेंगे आप, ये PG लेवल के लिए होगा, जहां पे हम UP कैटेट और आपकी CUT PG के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने जितनी चीजें समझी, आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, और आप एक मोटा मोटा आंकड़ा लगा सकते हो कि आपको एग्रीकल्चर डोमेन के अंदर क्या क्या चीजों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और आप बहुत ही अच्छे से, मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छे से आप क्या करोगे, इस चैनल को शेयर करोगे, और ये आपकी जो वीडियो है आप उन सभी बच्चों तक पहुंचाओगे जो CUT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डोमेन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पाना चाहते हैं। तो आप लोग शेयर करेंगे, इसलिए मुझे पता है कि आप लोग श्योरली शेयर करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से एग्रीकल्चर CUT एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।